बाद कई खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर। खुलासा ये हुआ है कि इस हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इस तरह के कई दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कई चैनल्स बकायदा फुटेज के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि सेक्स रैकेट शंभू गर्ल्स हॉस्टल में चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी पटना के अंदर जितने भी गर्ल्स हॉस्टल है वो सेफ नहीं है। उनके अंदर बहुत बड़ा सेक्स रैकेट काम कर रहा है जो लड़कियों की डीलिंग करता है, और लड़कियां जो बिक रही हैं, उनको जो बेचा जा रहा है उसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं है बल्कि सिस्टम में बैठे बड़े बड़े लोग हैं। इन बड़े खुलासों पर हमारे साथ पीओ भारत पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी जुड़े हुए हैं बड़ी अपडेट के साथ। गुड्डू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। एक चिंगारी, एक बच्ची की जो हत्या हुई, बच्ची की जिस तरीके से पहले उसे आत्महत्या बताया गया, फिर मामला हत्या का लगा, और फिर रेप की बात जो है कही जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो बार पुष्टि हो रही है। कुल मिलाकर गुड्डू जी, इस एक मामले ने पटना के सारे गर्ल्स हॉस्टल को टारगेट पर ला दिया है, क्योंकि एक लड़की गर्ल्स हॉस्टल के अंदर डेड बॉडी उसकी मिल जाती है, वो सेफ नहीं रहती है, रेप तक हो जाता है, तो मामला संगीन लगता है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होता है पटना की गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, और इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी तो टारगेट में ये बच्चियां लाई जा रही हैं, लोग इनके चरित्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अभी इस लड़की के साथ जो मामला था, इसके साथ जो उसकी मृत्यु हुई या हत्या हुई, उससे कई चीजों पर अचानक फोकस हुआ है। एक तो ये कि हॉस्टल में जो चलता है, आमतौर पर जो काम काज चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उस पर से भी पर्दा उठता है। दूसरे ये कि जो इस केस की हैंडलिंग है, पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया इस केस को, इससे पूरी तरह ऐसा लगा कि प्रशासन के लोग, सत्ता के लोग, पुलिस के लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसको कवर अप कैसे किया जाए। ये चल रहा है। तीसरी बात ये है कि जिस शंभू हॉस्टल के मालिक को 3-4 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया, और वो पीपुल्स प्रेशर पर गिरफ्तार किया गया, उसके परिजनों पर, वो काम पहले ही किया जाना चाहिए। इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज के ये 14 करोड़ लोगों का जो राज्य है बिहार में, इसके कैपिटल में पटना में प्रशासन की नाक के नीचे ये घटना घट रही है। और उस घटना कोई बड़ी बात नहीं है, हत्या हो सकती है, बलात्कार हो सकता है। मतलब जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात का है कि उसको पुलिस ने हैंडल कैसे किया। अगर आप मोटी मोटी चीजों को देख लें तो 6 तारीख को वो बच्ची बीमार पड़ी है, और 6 को उसको अनकॉन्शियस स्थिति में, बेहोशी की हालत में वहां से अस्पताल लाया गया, और उस अस्पताल के बाद फिर दूसरी जगह रेफर किया गया, फिर तीसरी जगह उसको ले जाया गया मेदांता हॉस्पिटल में, और 11 जनवरी को उसका डेथ डिक्लेयर हुआ, 11 जनवरी को उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें कई चीजें हैं। सबसे बड़ी यह बात यह है कि अगर वो लड़की बेहोश थी, बीमार थी, तो हॉस्टल ऑनर को सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और दूसरे उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। डॉक्टर के पास तो वो ले गया, लेकिन चोरी से ले गया, छुपा के ले गया। और डॉक्टर ने ये गलती की कि जब ये मेडिको लीगल केस था तो उसको तुरंत एक ईडी स्लिप भेजी जाती है नजदीकी थाना को, पुलिस का कोई ऑफिसर आता है, वो उस लड़की का या उसके परिजनों का बयान रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे जाता है। इस मामले में आप देखिए कि 11 जनवरी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो उसने। वही बात मैं कह रही हूँ कि लगातार सारा मामला अब मीडिया में चल रहा है, पूरी तरीके से एक एक बात, एक एक खबर बाहर आ रही है, और इस खबर में सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। कौन आरोपी है, एक रेपिस्ट था कि कई रेपिस्ट थे, या जो हॉस्टल है उसके अंदर के लोग थे, बाहर के लोग थे, कोई नेता मंत्री है या कोई पुलिस का ही अधिकारी है? कौन है भाई जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया, जिसने इतनी घिनौनी हरकत की? गुड्डू जी, अब बात सिर्फ
उस एक लड़की की नहीं रह गई है, बल्कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की की सुरक्षा से पूरा मामला जुड़ चुका है। और भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं देख रही थी, जिसमें ये दावा किया गया कि उनका अंडर कवर एजेंट बकायदा हॉस्टल की वार्डन से ये डील करता है कि भाई 17 साल की लड़की जो है आपको 20 से 25 हजार में मिल जाएगी, इतने साल की लड़की आपको इतने साल में मिल जाए, इतने रुपए में मिल जाएगी, इतने समय के लिए मिल जाएगी। ये सारी डीलिंग हॉस्टल की वार्डन कर रही है। आप सोचिए कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। और अभी तो भास्कर ने ये जो रिपोर्ट निकाली है, ये तो अभी इकलौता मामला है। ऐसे कई रिपोर्टें आपको भरी पड़ी मिलेंगी अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे, कुछ ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे तो। देखिए, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह की चीजें पहले भी चीजें सुनी जा रही थी, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं थी। लोग इसी तरह कहते सुनते रहते थे। अब ये फर्क आया कि अब चीजें कुछ प्रामाणिक हो रही हैं। जैसे वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की आप चर्चा कर रही हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक है, जिसमें उसकी वार्डन ही खुद बोल रही है। और इससे पता चलता है कि क्या है। एक चीज तो ये कि अगर हॉस्टल में कोई गड़बड़ी है, कोई रैकेट चल रहा है, तो वो बहुत चिंता की बात नहीं थी। चिंता की बात यह है कि ऐसी चीजों को अनर्थ करने के लिए, खोद करके निकालने के लिए जिस पर जिम्मेवारी है स्टेट की, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, पुलिस है, वो बहुत गैर प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है और उसके काम का भरोसा नहीं है। अब तो एसआईटी भी हो रहा है, कहीं पुलिस जी की मिली भगत भी तो नहीं हो रहा है। सवाल तो ये ये भी है ना। यही हम कहना चाह रहे थे कि जब उसकी निगरानी करने वाला तंत्र ही भ्रष्ट हो जाएगा और वो जिसकी कोई जवाबदेही ना हो, जो जो जिसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए, तो ऐसे तंत्र के सामने ये खतरा और ज्यादा बढ़ता है। हम ये नहीं कहते हैं कि तमाम लोग, तमाम लड़कियां या तमाम हॉस्टल इस तरह के काम में लिप्त हैं। बहुत सारे हॉस्टल ऐसे भी हैं जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से, बहुत ही नियम सम्मत ढंग से चल रहे हैं वहां पर, उसके जो ये हैं। लेकिन ये जो शंभू हॉस्टल वाला मामला है, इस मामले में तो शुरू से ही, जैसे ही उसने छिपाया, उस हॉस्टल ऑनर ने उसके माता पिता को, उसके परिजनों को सूचना नहीं दी और वो खुद ही ले गया। वो क्यों डरा हुआ है? अगर वो दोषी नहीं है और कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई घटना घटी है, तो वो क्यों डरा हुआ है? पहली बात तो ये, उसने क्यों नहीं कहा। दूसरे, उस अस्पताल ने, जो पहले नंबर का अस्पताल था जहां वो ले जाया गया था, उस अस्पताल के डॉक्टर ने इसको, ये एकदम क्लियर कट मेडिकल लीगो केस था, तो इसमें पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी? कहीं ना कहीं षड्यंत्र में, साजिश में या पूरी कंस्पिरेसी में उसका भी हाथ तो नहीं है अस्पताल वालों का, कि अगर कभी इस तरह की बातें आएंगी तो हम उसको चोरी चोरी, चुपके चुपके तमाम इलाज वगैरह करेंगे। ये तो इस लड़की की मौत ने सब चीजों को साफ कर दिया और पूरा पर्दा हटा दिया कि क्या चल रहा है उसके अंदर। अब बताइए, जिसके माता पिता उम्मीद करें कि अगर ठीक जांच की जाए तो ये भी खुलासा हो सकता है किसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहले भी इस तरह लड़कियां जो है बेहोश होती रही होंगी, उनके साथ दरिंदगी हुई होगी, फिर उनको इसी तरह किसी मिली भगत वाले अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाकर चुपचाप भेज दिया गया होगा और चुपचाप मामले को रफा दफा करके दबा दिया गया होगा। ऐसे मामले हुए होंगे, क्योंकि इतनी कोशिश अगर किया है वहां के प्रशासन ने, हॉस्टल के प्रशासन ने, कि भैया नजदीकी अस्पताल में नहीं ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे जहां हमारी मिली भगत है। गुड्डू जी, मैं आपका ध्यान उस तरफ भी खींचूंगी। ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस दिन घटना हुई 6 जनवरी को, ठीक उसी दिन 6 जनवरी को एक परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल भी है पटना का ही, जहां एक लड़की की ऐसे ही संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी। उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अभी ये जब देखिए, मामला शंभू का ओपन हुआ तो उसी के साथ ये मामला उजागर हुआ। तो मेरी तो चिंता है कि अब बाकी हॉस्टल्स में क्या चल रहा है, ये तो पूरी एक जांच बैठानी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस जांच में वो पुलिसकर्मी तो बिल्कुल शामिल ना किए जाएं जो बकायदा पटना के हैं। देखिए, इसमें कई तरह की चीजें हैं। बिहार पुलिस के साथ जो मामला है, बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन या बिहार पुलिस की जो तफ्तीश का की विधि है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बहुत विश्वसनीय नहीं रही हैं और जबरदस्ती करके। अब जैसे उनका एक हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे,
उसमें लड़की के पिता ने कहा है, जो जिनका नाम वो उन्होंने नहीं चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि जब उस लड़की को दूसरे नंबर के अस्पताल में, मतलब पहले वाले के बाद जब रेफर किया गया दूसरे नंबर के अस्पताल में, वहां जब इन लोग गए तो कुछ क्षण के लिए उनकी लड़की होश में आई और होश में आकर के कुछ कहना चाहती थी। ये लोग थे वहां पर और पूछ रहे थे, उसकी माँ बड़ा भावनात्मक अंदाज में उस लड़की से पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन लड़की इतना कमजोर, इतना डरी हुई, इतना ये थी कि वो कुछ कह नहीं सकी, इनके साथ लिपट के रोने लगी, कुछ और कहना चाहती थी। इसी बीच हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ जो थे वहां पर, उन लोगों ने मिलके फोर्सली और तमाम उनको आईसीयू से बाहर कर दिया, उसके परिजनों को, उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके और दूसरे जो परिजन थे उनको कर दिया। तो ये क्या शो करता है? ये तो यही शो करता है कि हॉस्पिटल वालों का भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। उनको तो तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तुरंत उनको पूछताछ की जानी चाहिए थी कि किसी पिता को, किसी माँ को उसकी बेटी से अलग उन क्षणों में क्यों किया गया जब वो महत्वपूर्ण राज बताना चाह रही थी या महत्वपूर्ण बात बताना चाह रही थी। देखिए, इसमें कई तरह की चीजें होंगी। एक तो ये कि हो सकता है कि लड़की बहुत ही जेंटिल, बहुत ही शरीफ होगी। दिसंबर के लास्ट वीक तक वो अपने माता पिता के साथ गांव वाले घर पे रही है। वो हॉस्टल आने के बाद 2 ही 3 दिन में क्या हो गया उसके साथ, वो तो बहुत स्वस्थ थी, हंसती खेलती थी, बहुत ही घर की प्यारी थी। और उसको 2 3 दिन के अंदर ही उसकी अचानक मृत्यु हो गई और उसका कोई कारण नहीं। और उसमें देखिए कैसे लोग बगैर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तरह तरह की बात कर रहे हैं कि उसके साथ सेक्स नहीं हुआ है, उसके साथ वो ये नहीं है। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। और ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि अब लोगों की जान जो है, खास करके लड़कियों की, महिलाओं की, वो बहुत सुरक्षित नहीं है। तंत्र ऐसा नहीं है जो उनको सुरक्षा दे सके। और जो पढ़ने वाली होनहार लड़कियां हैं, जिनका कोई पटना में, कैपिटल में या दूसरे बड़े शहरों में अपना कोई नहीं है, लोग मजबूरी में हॉस्टल में रहता है, वहां पढ़ता लिखता है। और इस तरह की जब बातें आएंगी और उसमें लीपापोती आएगी पुलिस की सामने, अब बताइए, आईजी जैसा ऑफिसर, उसके एसआईटी का मुखिया है, वो कर रहा है और वहां पर वो चीजें अब इतना दिन के बाद, 8 10 दिन के बाद उसका वो सील किया गया उस कमरे को, हॉस्टल के। बताइए, 10 दिन तक वो चीजें सुरक्षित रहेंगी और वहां पर कोई एविडेंस मिलेगा? इसमें तो अभी तो कहा गया है कि तमाम एफएसएल की चीज है, वो सब एविडेंस कलेक्ट करती है। तो मतलब एज मच एज पॉसिबल जितना कम समय में वहां पर पहुंचा जाए, उतना ज्यादा एविडेंस मिलने की संभावना रहती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको शुरू से अंत तक लोग कवर अप करने में ही लगे रहे। और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, तो नहीं लगता है कि वो एविडेंस टेम्परिंग का खतरा रहता है। देखिए, बहुत सारी चीज। अगर इसमें मीडिया और पब्लिक भूमिका नहीं निभाए तो हमें लगता है ये मामला अभी आत्महत्या का ही बताकर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता। इसमें कहीं कोई गुंजाइश बचती ही नहीं कि उस परिवार को न्याय मिले, उन बच्चों को न्याय मिले जिनके साथ भविष्य में भी गलत हो सकता है। गुड्डू जी, एक जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रही थी, भास्कर ने यहाँ तक दावा किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ना सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में ये डीलिंग होती है कि भैया आपको हम लड़की भिजवा देंगे, बल्कि किस कॉलेज की लड़की आपको चाहिए। बड़े बड़े जो नामी कॉलेज है पटना के, उन लड़कियों का, उन कॉलेज का जिक्र करके डीलिंग हो रही है। नया देखिए, साल का वो जब तो जश्न मच रहा था, नया साल का जब जश्न मच रहा था और बिहार में प्रचंड जीत हुई थी एनडीए की, उस वक्त भी भास्कर ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये दावा किया गया था कि जो लड़कियां हैं वो नेपाल भेजी जाएंगी और हाँ, डीलिंग। विदेशी लड़कियों की बात थी। विदेशी लड़कियों की एक महिला ही उसको ये कर रही थी। लेकिन तमाम चीजों के सामने आने के बावजूद ना तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया, न सरकार की ओर से कोई बात हुई। उसमें तो भाजपा की ही एक नेत्री थी जो तमाम तरह की चीजें कर रही थी, बात कर रही थी। लेकिन चूंकि सत्ता का संरक्षण है और एक बड़ा लिंक है, इसी के लिए ऐसी चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उससे महिला सुरक्षा पर, खास करके इस सरकार में जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की ताकत बढ़ाने, उनको ज्यादा सुरक्षित रखने की बात होती है,
और वहां जब इस तरह का मामला आ रहा है एक महिला का, अगर वो, जहां तक बात सुसाइड की जा रही है, नहीं पता अगर किसी लड़की के साथ किसी ने गैंग रेप किया हो, किसी ने कुछ किया हो और उन चीजों में वो बहुत शर्म से या बहुत आत्मलज्जा से भी अगर सुसाइड कर लिया है, वो नशे की गोलियां खाकर या नींद की गोलियां खाकर, तो क्या अपराध कम हो जाता है बलात्कारियों का? तो इन इसमें तो सरकार को और प्रशासन को अपनी नाक बचाने के लिए और जो विश्वास है लोगों का व्यवस्था में, उसको बचाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन को बहुत पारदर्शी और तार्किक ढंग से आगे बढ़ाते हुए इसमें कोई ना कोई परिणति तक पहुंचना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन अब तक दिख नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि किसी भी डॉक्टर से इस मामले में अभी बढ़िया से पूछताछ नहीं। डॉक्टर में पूछताछ क्या, उनको तो षड्यंत्र का भागीदार बनाकर जेल भेजा जाना चाहिए, जिसने एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्रोविजन है मेडिकल लीगो केस में कि अगर कोई ऐसा मामला आता है जिससे लगता है कि कोई अपराध हुआ है, तो उसमें उस डॉक्टर की पहली जिम्मेवारी है कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे। और अगर किसी ने, डॉक्टर ने नहीं सूचना दी है, तो पुलिस उससे पूछताछ करे, उसको गिरफ्तार करे कि किस दबाव में, कौन से बड़े नेटवर्क में वो शामिल था कि उसने ऐसी सूचना नहीं दी और अपराध को छिपाने में भूमिका निभाई। तो ये मामला पूरी तरह ऐसा है जो पूरी व्यवस्था से पर्दा हटा रहा है और आम आदमी को यही इंतजार है कि इस मामले को नीर शीर किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो बिल्कुल लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको जरूर दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, एक बात और स्पष्ट हम अपने दर्शकों के लिए करेंगे कि ये जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी में जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हॉस्टल के अंदर लड़कियां चाहे अपने कमरे में रहती हो या जिस बाथरूम का इस्तेमाल करती हो या जिस मेस का इस्तेमाल करती हो, खास तौर पर ऐसी जगह है जहां लड़कियां अपने आप को स्वतंत्र रूप से फ्री होकर अपनी चीजें करती हो, वहां खास तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि गुड्डू जी, हमने ये भी देखा है कि बहुत बार गुपचुप कैमरे लगाकर लड़कियों की ऐसी तस्वीरें, उनके ऐसे वीडियो बना लिए जाते हैं, फिर उसके आधार पर उनको जो है टॉर्चर किया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप ये गंदे काम करिए, नहीं तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा, आपके परिवार तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और मैं जरूर ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये हॉस्टल्स की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कोई फसाना नहीं है, ये वो सच है जो आज का नहीं है बल्कि कई सालों से ये चल रहा है। लेकिन अब खुलकर लोग बोल रहे हैं, चीजें बाहर आ रही हैं, तो इस पर अब एक बात होनी चाहिए, विचार होना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुड्डू बिल्कुल जी सही कह रहे बहुत हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत गुड्डू जी आपका शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।